चैनल में। तो हम लोग यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में सीसैट देख रहे थे। तो सीसैट का टेस्ट नंबर 3 है ये। सीसैट में टेस्ट नंबर 3 है और वैसे 16वां नंबर का टेस्ट है दृष्टि का। ठीक है, तो 2 टेस्ट हमने सीसैट का अपलोड कर दिया, उसको आप देख सकते हैं चाहें तो, हमारे चैनल पे है। पहला, दूसरा, तीसरा ही अपलोड होने जा रहा है, इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं आज। तो इसमें क्या है कि इसमें हिंदी, इंग्लिश और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी और डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, ये सब सारा चीज़ें दिया हुआ है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है इसमें दिया है, निर्देश दिया हुआ है प्रश्न 1 से लेकर 5 तक के लिए। क्या कह रहा है कि गद्यांश पे को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 से 5 तक का उत्तर गद्यांश के आधार पे ही देना है हमको। ठीक है, तो क्या कह रहा है इसमें, पढ़ते हैं। गद्यांश को पढ़िए, वीडियो रोक के पहले यहाँ से यहाँ तक इसको पढ़ना है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ईर्ष्या का काम जलना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले, कि अपने दिल का गुब्बारा निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियारी के साथ एक एक कांड एक इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं है। ठीक है, मगर जरा उनसे उनके इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, जिसकी जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में कितना आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। ठीक है, तो ये इसी पर आधारित 5 क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं। तो पहला है, ईर्ष्या का काम क्या है। ईर्ष्या का काम क्या है? रुलाना, हंसाना, जलाना, नचाना। तो जलाना है, सी आंसर सही है। गद्य में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ क्या है? तो लक्ष्य है, इच्छा है, आदर्श है, मूल्य है। तो क्या है? लक्ष्य है, आदर्श है, इच्छा है, मूल्य क्या है? तो लक्ष्य है, ए आंसर सही है, इसका लक्ष्य है। तीसरा है, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्ति की प्रशंसा की गई, खिल्ली उड़ाई गई है, स्तुति की गई है, उपासना की गई है। तो खिल्ली उड़ाई गई है, बी आंसर सही है। अगला है, अपण्य का क्या अर्थ है? इसमें इस वाले जो छंद था, गद्य था, उसमें अपण्य का जो नीचे मतलब सबसे लास्ट वाली लाइन में था अपण्य, उसका क्या अर्थ है? खर्च करना, कम खर्च करना, अधिक खर्च करना, फिजूल खर्च करना। तो फिजूल खर्च है, डी सही है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो ईर्ष्या होगा, निंदा होगा, ईर्ष्या से लाभ होगा या अपण्य होगा? तो ईर्ष्या होगा, ए आंसर सही है। ठीक है, तो इसका 5 आराम से तुरंत ही आप 2-3 मिनट में सॉल्व कर लेंगे इसको। ठीक, अगला है 6ठे नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो मधुकर है, मधुप है, भंवरा है, भ्रमर है। तो तद्भव हमको बताना, तद्भव जो भंवरा होता है तद्भव है। ठीक है, सी आंसर सही है इसका। 7वां है, लंबोष्ठ, क्रमेलक, महाग्रीव किसके पर्यायवाची शब्द हैं? तो ऊँट है, हाथी है, घोड़ा है, सिंह है। तो ये ऊँट के पर्यायवाची शब्द हैं, ए आंसर सही है। इनमें से विलोम शब्द का सही युग्म पहचानना है। अनुलोम का अनुकूल होता है, कृत्रिम का कृपा होता है, सापेक्ष का निरपेक्ष होता है, स्वस्थ का प्रसन्न होता है। तो सी आंसर सही है इसका, यही सही सुमेलित है, सापेक्ष का निरपेक्ष होता है। 9वां है, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो मर्माहत है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है मर्माहत, क्रूर, निर्मम, निर्दय। तो निर्मम होता है, सी आंसर सही है, निर्मम होता है वो। 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है बता रहा है, पूछ रहा है, तो तद्भव होगा। स्कंध, कपोत, ईर्ष्या, हल्दी। तो हल्दी जो है, डी आंसर सही है, तत्सम नहीं तद्भव है। 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति का अर्थ दुर्भाग्य है? तो अंधा सिपाही, कानी घोड़ी, विधि ने खूब मिलाई जोड़ी। तो ये सही नहीं है। करम के बलिया, पकाई खीर,
हो गया दलिया। तो यही है, यही सही है, दुर्भाग्य होगा इसका मतलब। ठीक है। कबीर दास की उल्टी बानी बरसे कम्बल भीगे पानी, ये गलत है। अलख पुरुष की माया कभी धूप कभी छाया, भी सही नहीं है। 12वां इत्यादि में कौन सी संधि है? इति धन, इति धन आदि इत्यादि होता है, तो इको अणच होता है, यण संधि है। डी आंसर, सी आंसर सही है इसका, यण संधि है। ठीक है। अगला है, क्रिया की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 होती हैं। डी आंसर सही है। चौथाई शब्द में विशेषण है, तो आवृत्ति वाचक विशेषण नहीं है, गणनावाचक विशेषण भी नहीं है, क्रमवाचक विशेषण नहीं है, अपूर्णांक बोधक विशेषण है, तो डी आंसर इसका सही है, अपूर्णांक बोधक है। ठीक है। 23वां है, नहीं सॉरी 15वां है, बघेली जो है किस अपभ्रंश से विकसित है? बघेली है किस अपभ्रंश से विकसित है? तो अर्धमगधी, सौरसैनी, मागधी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किससे है ये? तो ये अर्धमगधी से है, अर्धमगधी अपभ्रंश से है, तो ए आंसर सही है। 16वां है, ओले पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? अत्यधिक वर्षा होना, विपत्ति आना, घृणा प्रकट होना, लज्जित होना, तो बी आंसर सही है इसका, विपत्ति आना। ओले पड़ गए मतलब विपत्ति आ गई। 17 है, किस शब्द समूह के शब्द कमल के पर्यायवाची नहीं हैं? जलज, अम्बुज, अब्ज, नीरद, अम्बुद, सरसिज, उत्कल, कंज, कमल, कोकनद, जल जात, तामरस। तो कौन सा नहीं है बताना है आपको। तो बी है, नीरद, अम्बुद, सरसिज। ठीक है। तो नीरद जो है बादल के हैं, अम्बुद ये दोनों, अम्बुद और नीरज दोनों बादल के हैं, तो बी आंसर इसका सही है, यही कमल के पर्यायवाची नहीं है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो आधीन, व्यवहारिक, मिष्ठान्न, अत्यधिक। तो किसका जो है वर्तनी सही है बताना है। तो जो अत्यधिक है, अत्यधिक, डी आंसर सही है इसका, अत्यधिक की वर्तनी शुद्ध है, बाकी सबकी गलत है। ठीक है। 19वां, निम्नलिखित में से कौन सा अवयवी भाव समास नहीं है? अवयवी भाव समास किसमें नहीं है? तो प्रत्येक में है, यथाशक्ति में भी है, बदांतुर में भी है, सुख प्राप्त में नहीं है, सी आंसर सही है, इसी में नहीं है। 20वां है, महेश्वरी इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो महेश्वरी किसके अंतर्गत आती है? तो अवधी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कन्नौजी, तो गढ़वाली की आती है, बी आंसर सही है, गढ़वाली के अंतर्गत आती है वो। ठीक है। 21वां है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, यहाँ ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताजे गन्ने का रस यहाँ बिकती है। तो 21वां कौन सा सही है? तो पहला ठीक है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। ठीक है। 22वां है, प्रत्यय संबंधी अशुद्धि किसमें है? तो सौंदर्यता, दुष्टता, शिशुत्व, अधिकता, तो किसमें है? तो सौंदर्यता में है। ठीक है। तो सौंदर्यता नहीं, सुंदरता शुद्ध है इसका, सौंदर्य अथवा सुंदरता इसका शुद्ध है, सौंदर्यता नहीं होता इसमें, सौंदर्य होगा या सुंदरता होगा। ठीक है। तो ए इसका आंसर सही है। अगला है 23वां कि विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? तो विशेषण की विशेषता बताने वाले को विशेष से कहते हैं। ठीक है। सॉरी, विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। तो 23वां का सी है, प्रविशेषण कहते हैं उसको। कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो अंग्रेजी है, पुर्तगीज है, तुर्की है, फ्रेंच है। तो कारतूस किस भाषा का है? तो फ्रेंच शब्द है, डी आंसर सही है इसका। जो कारतूस है वो फ्रेंच शब्द है। ठीक है। त थ किस प्रकार के व्यंजन है? त थ ओष्ठ हैं, दंत्य हैं, तालव्य हैं, काकलव्य हैं।
तो कौन से हैं ये? तो बी है, दंत हैं ये। जैसे त, द से, जैसे अब त कहेंगे तो जो हमारी जीभ है दांत से टकराएगी, त, थ, ठीक है। तो बी आंसर सही है इसका। अगला है इंस्ट्रक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26 to 30। तो इसमें इंग्लिश का पैसेज दिया हुआ है, इसके आधार पे क्वेश्चन आगे दिए हुए 26 से लेकर 30 तक, इसको बताना है। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विच बिगेन इन 18th century marked a significant shift in global economy and social dynamic. The transformative period saw the transition from agrarian manual labor based economic to industrial and mechanized production. The revolution has profound the effect on the various aspects of the society, including technology, labor, and living condition during the era. Innovations such as the steam engine and mechanized textile production revolutionized the manufacturing process। ठीक है। फैक्ट्रीज emerged as a new center of production, leading to the growth of urban area, and people migrate from rural region in search of employment. The nature of work changed drastically, with many laborers now employed in factories rather than the traditional agriculture practices. The Industrial Revolution also brought about social and economical changes. The emerging of capitalist economic system lead to rise of new class of industrialists, which the working class face challenges condition and long working hour। ठीक है। challenges condition and long working hour, urbanization and growth of cities presented both opportunity and the challenges with the crowd living condition and inadequate sanitation। तो ये बता रहा है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया तो क्या क्या चेंजेस हुए सोसाइटी में, सिटीज़ में, वर्किंग कंडीशन में, लेबर में, क्या क्या चेंज हुए। तो उसी पे आधारित पे क्वेश्चन है ये। तो 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट वाज द की इनोवेशन दैट प्ले अ पाइवोटल रोल इन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो प्रिंटिंग प्रेस, स्टीम इंजन, टेलीग्राफ या वाटर मिल। तो स्टीम इंजन है, बी आंसर सही है इसका। अगला है द पैसेज व्हाट इज अ सिनोनिम्स फॉर द एग्रेनियन। एग्रेनियन का सिनोनिम्स क्या है इसमें? तो इंडस्ट्रियल है, रूरल है, मैकेनाइज्ड है, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी है, इकोनॉमिक। तो बी इसका सही है, रूरल है। 28वां हाउ डिड नेचर ऑफ वर्क चेंज ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो इंक्रीज रिलायंस ऑन अ मैनुअल लेबर, नहीं। शिफ्ट फ्रॉम फैक्ट्री टू एग्रेरियन, ये भी गलत है। मोर एम्फेसाइज ऑन आर्टिसनल क्राफ्टमैनशिप, तो ये भी गड़बड़ है। राइज ऑफ फैक्ट्री बेस्ड एम्प्लॉयमेंट, डी आंसर इसका सही है। 29वां है द पैसेज व्हाट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोफाउंड। तो माइनर एंड इनसिग्निफिकेंट, टेम्परेरी एंड फ्लीटिंग, डीप एंड फार रीचिंग, लोकलाइज्ड एंड स्पेसिफाई। तो सी इसका सही है, डीपिंग एंड फार रीचिंग। तो सी इसका आंसर सही है। अगला है 30 नंबर का क्या कह रहा है कि व्हाट चैलेंज डिड द वर्किंग क्लास फेस ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो क्या फेस कर रहा था वो? तो डी इसका सही है, डिफिकल्ट वर्किंग कंडीशन एंड लॉन्ग आवर, जो लास्ट पैसेज में था, लास्ट पैराग्राफ में था। 31वां है विच पेयर ऑफ वर्ड आर एंटोनिम्स। तो विलोम कौन सा है? तो हॉट का वार्म होता है, फास्ट का स्लो होता है। तो फास्ट का स्लो है, ये बी आंसर सही है इसका। हैप्पी का जॉयफुल नहीं होता, बिग का लार्ज नहीं होता। 32वां है विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। तो ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, शी हैज़ बिन रीडिंग फॉर 2 hours, they are going to the movie tonight, I have not eaten lunch yet। तो क्या इसमें गड़बड़ी है? तो पहले में गड़बड़ी है, इसको स्पीक्स होगा यहाँ पे, यस होगा, इंग्लिश फ्लुएंटली। तो ए इसका आंसर सही है। अगला है 33वां व्हाट डज द एडियम टू स्पिल द बीन्स मीन्स क्या होता है? टू क्लीन अप
मेस नहीं, टू रिवील अ सीक्रेट, बी वाला ही ठीक है इसका, टू रिवील द सीक्रेट। टू कुक बीन्स अंटिल दे आर सॉफ्ट, तो ये नहीं है। टू प्ले अ प्रैंक ऑन समवन, तो ये भी गड़बड़ है। ठीक है, 33वां हो गया। 34वां पे चलते हैं। 34 क्या कह रहा है? 34वां है, कह रहा है कि व्हाट प्रीपोजिशन शुड यूज टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है? तो ही वॉज डिसअपॉइंटेड डैश हिज परफॉर्मेंस इज द एग्जाम। तो एट है, विथ है, ऑन है, बाई है, तो क्या होगा? डिसअपॉइंटेड विथ हिज परफॉर्मेंस इन द एग्जाम, तो विथ होगा इसमें, तो बी आंसर सही होगा, विथ होगा, विथ हिज परफॉर्मेंस। ठीक है, 35वां है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस आई स्टडिंग फॉर मेनी एग्जाम। तो एम होगा, इज होगा, आर होगा, बी होगा, तो एम होगा इसका, आई एम स्टडिंग फॉर मेनी एग्जाम, तो ए आंसर सही है 35वें का। 35वें का ए ठीक है। 36वां है, सेलेक्ट द सेंटेंस विथ करेक्ट यूज टू पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का करेक्ट यूज किस में है? तो सी बाइड अ न्यू ड्रेस स्टरडे, सी हैज़ बाई द न्यू ड्रेस स्टरडे, तो ये सब दोनों गलत हो गए। सी बाई द न्यू ड्रेस स्टरडे, तो भी गलत है। सी बॉट अ न्यू ड्रेस स्टरडे, तो डी आंसर इसका सही है, यही पास्ट टेंस का सही उदाहरण है। 37वां है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस कौन सा है? तो द केक वाज बेक्ड बाई सराह, बी है द बुक वाज रेड बाई द स्टूडेंट, सी है जॉन रोट अ ब्यूटीफुल पोएम। तो एक्टिव वॉइस सी इसका सही आंसर है। ठीक है, सी वाला। द हाउस वाज बिल्ट बाई द कंस्ट्रक्शन वर्कर, तो सी इसका सही आंसर है, यही एक्टिव है। 38वां है, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाइनिंग वर्ड इन द सेंटेंस। तो क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच हमको फाइंड करना है। तो द मैराथन रनर स्टीडली अप्रोच्ड द फिनिश्ड लाइन। तो स्टीडली के जो है ये क्या है? एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, तो क्या है ये? तो एडवर्ब है, डी आंसर सही है, एडवर्ब है ये। 39वां, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग ऑप्शन। तो कौन इनकरेक्ट है इसमें बताना है। तो करेजियस है, डिलीजेंट है, अनपॉसिबल है, रिजिलियंट है, तो कौन सा सही है इसमें बताना है। तो अनपॉसिबल नहीं तो इम्पॉसिबल होता है, तो अनपॉसिबल नहीं, सी इसका आंसर सही है, इम्पॉसिबल होता है वो। ठीक है, 40वां है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब अ पर्सन हु इज एक्सेसिवली कंसर्न विथ देयर ओन appearance in the appearance and is constantly speak admiration from others। तो क्या है इसमें बताना है आपको, तो कौन सा है। तो ग्रेगरियस है, नार्सिसिस्टिक है, अल्ट्रुइस्टिक है कि बेनेवोलेंट है, तो क्या है इसमें 40वें का बताना है, कौन सा है इसमें। तो इसका बी है, बी आंसर ठीक है इसका। चलते हैं 41वें नंबर पे। 41 नंबर क्वेश्चन है, अब मैथ का क्वेश्चन आ गया है। तो एक दुकानदार 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 20 किलो चावल को अन्य किस्म के 25 किलो चावल से मिलाता है और मूल्य 40 रुपये कर देता है, जिसका मूल्य 40 रुपया है प्रति किलो है, और इस मिश्रण को 35 रुपये प्रति किलो की दर से बेचता है। तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ या हानि ज्ञात करना है। ठीक है, तो दुकानदार की सीपी निकाल लेते हैं पहले। तो सीपी क्या है? तो सीपी है इसमें 20 केजी क्या किया है, 20 किलोग्राम चावल है 30 रुपये किलो के हिसाब से, 20 गुणित 30 हो गया। ठीक है, प्लस 25 किलोग्राम चावल 40 रुपये के हिसाब से 25 गुणित 40 हो गया। तो इसका टोटल सीपी कितना हो गया है? टोटल सीपी इसका हो गया है 45 किलो चावल, तो दोनों हो गया 20 किलो और 25 किलो 45 किलो हो गया। तो 45 किलो का दाम कितना हो गया? तो हो गया ये 25 चौके 100
1000 3 दूनी 600, 1600 रुपया हो गया ये, ठीक है। और इतना किया और उसको 35 रुपया प्रति किलो की दर से बेच दिया है। तो एसपी कितना किया, तो 35 गुणते 45 कितना हो जाएगा, 35 इंटू 45 कितना होगा, तो 1575 रुपये में बेच दिया इसने। तो इसको घाटा हो गया है 25 रुपये का, ठीक है। तो 25 बटे में 1600 गुणते 100, तो ये हम घाटा निकाल ले रहे हैं कितना परसेंटेज घाटा हुआ। तो 1600 तो उसका कॉस्ट प्राइस था, तो जो परसेंटेज निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। तो 1600 बटे 25 तो 15 हो गया, तो 1.5% इसको घाटा हो गया, ठीक है। तो 1.5% घाटा हुआ, डी आंसर सही है इसका। 42वां, निर्णय का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, लाभ को अधिकतम करना। निर्णयन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, लाभ को अधिकतम करना, लागत को कम करना, लक्ष्य एवं उद्देश्य को प्राप्त करना, बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाना। तो लक्ष्य एवं उद्देश्य को प्राप्त करना है, इसका सी आंसर सही है 42वें का। अगला है कि एक निश्चित कूट वह दिखा है म्यूजिकल को KWQKACJ लिख सकते हैं। तो SPRINKL स्प्रिंकल को क्या किस कूट में लिख सकते हैं हम, तो इसको बताना है। तो म्यूजिकल में क्या हमने ऐड किया है, तो कम किया है, यम से के में गए तो कम किए हैं, तो M-2 हो गया तो के आ जाएगा, U+2 हो गया तो W आ जाएगा, S-2 होगा तो Q आएगा, ठीक है। Q हो गया, ये W हो गया, ये K हो गया, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, तो सब कुछ तरह से लिख लेते हैं। तो I+2, तो प्लस माइनस कर रहे हैं, तो -2 करें फिर +2 कर रहे हैं, -2 +2, तो इसमें कर लेते हैं हम। तो S+2 करेंगे, S-2 करेंगे तो क्या आएगा, Q आ जाएगा, ठीक है। अब P+2 करेंगे तो P+2 करेंगे तो R आ जाएगा, और R-2 करेंगे तो क्या आएगा, तो R-2 करेंगे तो P आ जाएगा। तो QRP किस में है, QRP डी आंसर सही है, डी आंसर सही हो गया इसका। अगला है मनोज आवेगपूर्ण निर्णय लेने में प्रवृत्त है। कौन सी रणनीति उसे अधिक विचारशील विकल्प चुनने में मदद कर सकती है। तो आवेगपूर्ण जल्दबाजी में और बहुत झटके से निर्णय लेता है। तो हर बार अपना आंतरिक भावना पर भरोसा करना, कार्रवाई करने से पहले एक कूलिंग ऑफ अवधि का कार्यान्वित करना, निर्णय लेने के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित करना, ये गलत है, पहला भी गलत है। दूसरे के इनपुट के लिए उससे सलाह लेने से बचना, तो ये भी गलत है, तो इसका बी आंसर सही है। 44वें का जो है बी आंसर ठीक लग रहा है मुझे, आप बताइए अपना, आप भी अपना लगाते रहिए। 45वां है, निर्णय में विकल्प का मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। तो सही, पहला है सही व्यवहार्य विकल्प की पहचान करना, निर्णय में देरी करना, ये गलत है, भ्रम को बढ़ाना, ये भी गलत है, उत्तरदायित्व से बचना, ये भी गलत है, तो ए इसका आंसर सही है। सबसे व्यवहारिक निर्णय विकल्प को पहचानना। तो लिखा है एक वर्ग की भुजा में 15% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की त्रुटि क्या होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, A² होता है, तो भुजा का वर्ग होता है, ठीक है। तो 15% की त्रुटि हो जा रही है, तो 15 2 बार 15 हो गया गुणते गुणते, क्योंकि A लिख सकते हैं इसको, तो 2 बार कंजिक्यूटिव वृद्धि हो गई या त्रुटि हो गई, तो हम इसको लगा सकते हैं वाला फॉर्मूला x + y + xy अपन 100, ये वाला लगा सकते हैं इसमें। तो कितना हो जाएगा, 30 हो गया यहाँ पे, फिर 30 हो गया प्लस 15 × 15 बटे में 100, 15 एम कितना होता है बताइए। तो 5 से काट देते हैं इसको, 5 × 15 20 हो गया ये, फिर 5 से कटेगा 4 हो गया, तो 30 + 9 बटे में 4, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं हम तो आ जाता है ये 32.25%, ठीक है। तो 32.2% की त्रुटि हो जाएगी, तो बी आंसर इसका सही है। तो जब मल्टीप्लिकेशन में होगा ना, तो उसको ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे मल्टीप्लिकेशन में। जैसे मान लीजिए कि आयत का क्षेत्रफल आ गया तो लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाता है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल हो गया
तो इसमें भुजा का स्क्वायर होता है, सर्किल का निकालना है, सर्किल का क्षेत्रफल हो गया तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसमें 2 बार आर हो गया। तो गुणित में होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के उसको त्रुटि निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 47 नंबर का क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्प से संबंधित संख्या का चयन कीजिए। तो 234 9 है, 136 है, तो क्या आएगा? तो 9 से कैसे रिलेटेड है 234, इसी को बताना है। तो क्या कर सकते हैं इसमें, 2 4 3 7 2 9, तो दोनों का इसको ऐड कर दीजिए, डिजिट सम कर दीजिए, तो 9 आ गया। तो 1 3 6 6 3 9 1 10, तो 10 हो जाएगा यहाँ पे। बी आंसर इसका सही है। 2 + 3 + 4, 4 3 7 2 9, तो ये 9 हो गया। 1 + 3 + 6 = 10 हो गया, ठीक है। तो बी आंसर इसका सही हो गया। यही करना था, सिंपल था ये। 48वां है कि निर्णय के समय सामने आने वाली प्राथमिक सूचना पर भरोसा करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो निर्णय के समय सामने वाले प्राथमिक सूचना पर भरोसा करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? एंकरिंग पूर्वाग्रह, सपुष्टि पूर्वाग्रह, अभिनवाचक पूर्वाग्रह, उपलब्धता पूर्वाग्रह। तो क्या कहते हैं इसको? तो एंकरिंग पूर्वाग्रह इसको कहते हैं। ये आंसर सही है, एंकरिंग पूर्वाग्रह होता है ये। 49वां है श्वेता को नैतिक निहितार्थ वाले निर्णय का सामना करना पड़ रहा है, उसकी निर्णय प्रक्रिया में किस प्रकार की को सबसे अधिक महत्व मिलना चाहिए? तो श्वेता को नैतिक निहितार्थ वाले निर्णय करना पड़ रहा है, तो उसकी निर्णय प्रक्रिया में किस कारक को सबसे अधिक महत्व लेना चाहिए? तो निजी लाभ को नहीं, अल्पकालिक लाभ को भी नहीं, दीर्घकालिक परिणाम और दूसरे पर प्रभाव, निर्णय की लोकप्रियता। तो सी इसका सही आंसर है 49वें का, ठीक है। दूसरे पर प्रभाव क्या पड़ेगा इसको देखना पड़ेगा उसको। कह रहा है सही विकल्प ढूंढकर श्रृंखला को पूरा करिए। तो K1 M3 P5 T7, तो कैसे हो रहा है ये मामला इसका? तो K+2 M हो गया, M+3 MNOP, M+3 हो गया, P+4 PQRST, ठीक है, ये हो रहा है। और 1 3 5 7 9 होगा यहाँ पे, ठीक है। 2 का अंतर हो रहा है, ये प्राइम नंबर नहीं है इसमें, ठीक है। तो 9 हो जाएगा इसका। तो 9 किस में है? तो 9 बस एक ही में, तो वाई हो गए। बी आंसर सही है, ठीक है। 50वें का बी सही है। और ये टी में 5 जोड़ देंगे, UVWXY आ जाएगा, ठीक है। बी आंसर ठीक है। अगला क्वेश्चन है समस्या समाधान की 51 नंबर का, समस्या समाधान की वर्किंग बैकवर्ड्स रणनीति का उपयोग करते समय प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो समस्या समाधान करने समय वर्किंग बैकवर्ड प्रॉब्लम जो रणनीति का उपयोग करते हैं सॉल्यूशन के लिए, उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? समाधान से शुरुआत करना और समस्या की ओर काम करना, शिक्षित अनुमान लगाना और परीक्षण करना कि क्या करना है, वे क्या काम करते हैं, तो ये नहीं है। समस्या को छोटे छोटे घटकों में बांटना, ये भी नहीं है। अनेक समाधानों का परीक्षण करना जब तक कि सही समाधान न मिल जाए, तो ये भी गलत है। तो पहला सही है, समाधान से शुरुआत करना और समस्या की ओर काम करना, तो ए इसका सही आंसर है। अगला है A+B का मतलब है ए बी का भाई है, A-B का मतलब है कि ए बी का बेटा है, और A×B का मतलब है कि ए बी की बेटी है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध दर्शाता है कि RP का दादा है? तो RP का दादा है, कौन बताता है? तो RP का दादा का मतलब क्या हो गया? RP का दादा है मतलब R जो है P का दादा है, तो बीच में इसको बेटा होगा, फिर इसका लड़का जो होगा P होगा, ठीक है। तो नीचे जाना पड़ेगा हमको, तो P+Q करना होगा, P+Q, मान लो Q कर लेते हैं। तो P+Q का मतलब क्या है? तो A+B का मतलब B A का भाई है, ठीक है। इंटू W कर लेंगे, तो मतलब A B की बेटी है, और माइनस कर लेंगे तो क्या होगा? A B का बेटा है, ठीक है।
कैसे बनाएंगे इसको? तो आर इज द ग्रैंड फादर बताना है, आर को ग्रैंड फादर हमको बनाना है पी का, तो हमको माइनस वाला लेना पड़ेगा इसमें, जहाँ डब्लू आर माइनस 2 में है, तो इंटू पी के साथ करेंगे, फिर क्यू करेंगे, पी करेंगे, क्यू पी करेंगे। तो ए इसका सही आंसर है ए वाला कि पी प्लस क्यू इंटू डब्लू माइनस आर, तो ए इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। समस्या समाधान की किस तकनीक में सही समाधान मिलने तक विभिन्न समाधानों का परीक्षण करना शामिल है? तो कलन विधि है, अनुमान विधि है, परीक्षण और त्रुटि विधि है, विश्लेषणात्मक विधि है। तो कौन सी विधि है? 53 का सी है, परीक्षण और त्रुटि विधि के तहत हम क्या करते हैं कि समाधान, जो समस्या समाधान की किसी तकनीक में सही समाधान मिलने तक विभिन्न समाधानों का परीक्षण हम करते रहते हैं। तो सी इसका आंसर सही है, जो कि सही तरीका नहीं है। 54वां है कि समस्या समाधान के लिए आलोचनात्मक चिंतन आवश्यक है। आलोचनात्मक चिंतन में जानकारी का निष्पक्षतापूर्ण मूल्यांकन करना और सूचित निर्णय लेना शामिल होता है। तो इसका तो दोनों सही लग रहा है मुझे, और व्याख्या भी कर रहा है जो दूसरी वाली है पहले की। तो ए आंसर सही है कि दोनों कथन सत्य हैं, और आर जो है एक ही व्याख्या कर रहा है। तो बता रहा है त्रिभुज, अगला क्वेश्चन 55 नंबर का, त्रिभुज ABC में ट्रेंगल ए संबंधित ट्रेंगल बी संबंधित ट्रेंगल सी का 1 संबंधित 2 संबंधित 3 का अनुपात है। तो ए रेखाखंड AB के समानांतर एक रेखाखंड CD खींची गई है, तो कोण ACD का मान क्या होगा? तो क्या होगा कोण ACD का मान? तो ट्रेंगल जो ABCD है इसका रेशियो 1:3 दिया हुआ है। ठीक है, तो मान लेते हैं कोण A है x, उधर कोण B को 2x मान लेंगे, मान क्या होगा ही 2x, और कोण C हो गया 3x। ठीक है, इस तरह से हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद में ट्रेंगल ABCD सम ऑफ द, इसका एंगल कितना होगा? तो 180 होगा तीनों का, तो x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो 6x इक्वल टू 180 हो गया, तो x इक्वल टू 30 हो गया। ठीक है, तो जो तब इसमें क्या क्या है, CD इज पैरेलल टू AB। ठीक है, तो CD क्या है? CD क्या है? पैरेलल है AB के। ठीक है, तो CD है जो पैरेलल हो जाएगा AB के, तो कोण ACD एंड कोण BAC जो हैं अल्टरनेटिव हो जाएंगे, इसके इंटीरियर एंगल हो जाएंगे इसके, आर इक्वल, जैसे कि अब दोनों ऐसे पैरेलल होते हैं, अगर कोई लाइन ऐसे खींच देते हैं तो जो ए वाला होता है और ये वाला दोनों बराबर होते हैं, तो वही कह रहा है इक्वल, देयरफॉर कोण जो ACD है बराबर कोण BCA हो जाएगा। तो ठीक है, तो कोण इसमें क्या मान लेते हैं, ACD है, तो कोण ACD इक्वल टू हो जाएगा कोण BCA, तो B हो गया, तो BCA ट्रायंगल में इसको देखना था हमको। तो यही वाला जो पर में लगती है कि जो समानांतर होता है तो इसमें जो कट होता है, तो ये वाला जो एंगल होता है एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो वहीं से सॉल्व करेंगे इसको हम। तो ये दोनों बराबर जाएंगे, कोण ACD और कोण BCA बराबर हो जाएगा। तो कोण A कितना था? 30 था। ठीक है, तो कोण ACD कितना था? तो कोण ACD में या कोण BCA में, तो जो बीच वाला उसको कोण मानते हैं, जो बीच वाला है C है, जब इस यहाँ पे A है, तो यही होता है कोण। तो कोण तो पूछ रहा है आपसे, क्या पूछा है? तो कोण ACD का मान क्या होगा? तो जब BAC और कोण ACD बराबर हैं तो 30 ही होगा ना, कोण A का मतलब 30 हो जाएगा ये। तो इसका C आंसर सही हो जाएगा कि 30 डिग्री होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का, कि एक शहर में 20% वयस्क निरक्षर हैं जबकि 85% बच्चे साक्षर हैं। यदि वयस्क और बच्चों का अनुपात 3:5 है तो जनसंख्या का कितना % साक्षर है? ठीक है, तो एक शहर में 20% वयस्क जो है निरक्षर हैं, तो 20% जो एडल्ट हैं और इनलिटरेट हैं, तो 85% चिल्ड्रन आर लिटरेट होंगे, इसमें दिया है।
तो ये यदि वयस्क और बच्चों का अनुपात 3.5 है तो 20, तो पहले मान लेते हैं कि 3x इसमें जो हैं एडल्ट हैं और 5x इसमें बच्चे हैं, ठीक है। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, तो 3x + 5x बराबर 8x टोटल पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन इतना हो गया, ठीक है। तो 8x पॉपुलेशन हो गई। तो नंबर ऑफ जो इलिटरेट एडल्ट हैं वो कितने हैं, तो कितने हैं, तो 20% हैं। तो कितने के 20% है, तो 3x के जो 3x है तो 0.2 हो गया ये इंटू 3x और कितना हो जाएगा 0.6x हो गया ये, ठीक है। तो ये इलिटरेट हैं। तो लिटरेट हम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो 3x माइनस 0.6x तो कितना आ जाएगा 2.4x जो हैं क्या हैं, ये पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, एल हैं, ये पढ़े लिखे हैं 2.4x, ठीक है। उसी तरह से नंबर ऑफ लिटरेट चिल्ड्रेन हम निकालेंगे तो 0.85 इंटू 5x में लिटरेट चिल्ड्रन निकाल रहे हैं इसमें हम, तो ये आ गया हमारा 4.25 आ जाएगा, क्योंकि जब 5 को गुणा करेंगे तो इतना आएगा 4.25x हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लिटरेट जो पॉपुलेशन है सिटी में कितनी है, तो लिटरेट हैं, तो लिटरेट है 2.4x है या 4.25x है। तो जब दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को, पहला को और दूसरे को जोड़ देते हैं तो लिटरेट निकल जाएंगे। टोटल कितने हैं, टोटल कितने लिटरेट हैं, तो 6.25 6.65 आ जाएंगे, ठीक है। 6.65 लिटरेट हैं इसमें, ठीक है। तो 6.65% जो हैं लोग, जो पॉपुलेशन है वो पढ़ी लिखी है। तो क्या हमको बताना है कि तो जनसंख्या का कितना प्रतिशत साक्षर है, तो जनसंख्या का कितना % साक्षर हमको निकालना है। तो नंबर ऑफ जो साक्षर हैं और टोटल पॉपुलेशन इंटू 100 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। तो नंबर ऑफ साक्षर कितने हो गए, तो 6.65 टोटल हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षर हैं ये। टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, तो 8x थी, ठीक है, 8x थी और इंटू 100 कर देते हैं तो x से x कट गया, और जब 8 से इसमें 665 में भाग देंगे तो इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा 83.13%। तो 83.13% जो हैं वो साक्षर है। तो 83.13% इसका ए आंसर सही हो जाएगा। इतना लोग साक्षर हैं, तो कुछ करना नहीं है, गुणा भाग करना है इसमें, तो उसको समझ लीजिएगा। ये लिटरेट हम निकाल लेंगे, लिटरेट निकालने के बाद टोटल जनसंख्या से उसमें भाग दे देंगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। तो ए आंसर सही है इसका। 57 और क्वेश्चन क्या कर रहा है, समस्या समाधान की बाधाएं क्या होती हैं। तो समस्या समाधान की बाधाएं प्रेरणा की कमी, मानसिक स्थिति, कार्यात्मक स्थिरता, उपरोक्त में सभी। तो उपरोक्त में सभी जो होती हैं बाधाएं होती हैं। प्रेरणा की कमी जब होती है तो आदमी को काम करने का मन नहीं लगता, समस्या समाधान का मन नहीं लगता है। मानसिक स्थिति जब गड़बड़ होती है तो आदमी का मन नहीं लगता। कार्यात्मक स्थिरता अगर नहीं है कि अगले दिन काम छोड़ के चले जाना, तो अच्छा निर्णय नहीं ले पाता आदमी, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन है 59 नंबर का, कह रहा है आप एक चुनौतीपूर्ण ग्राहक शिकायत का सामना कर रहे हैं। इस प्रबंधित का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इसका प्रबंधित करने का अच्छा तरीका क्या है। आप एक चुनौतीपूर्ण ग्राहक शिकायत का सामना कर रहे हैं तो क्या करेंगे, शिकायत पर ध्यान न देना और आशा करना कि दूर हो जाएगी, ये गलत हो गया। रक्षात्मक बनना और ग्राहकों से वाद विवाद करना, तो ये भी गड़बड़ हो गया। शिकायत का सक्रिय श्रवण करना और समानुभूति रखना तथा समाधान प्रस्तुत करना। मामले के लिए किए और किसी और को दोषी तथा जिम्मेदार लेने से बचना, सी इसका आंसर सही है। अगला है, यदि हिमांशु और राम किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और राम अकेले उस काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, तो हिमांशु अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो पिछले वाले टेस्ट में इस क्वेश्चन को हम लोग लगाए थे। तो हिमांशु और राम है, तो हिमांशु हो गया प्लस राम हो गया, 12 दिन में कर रहे हैं। आराम अकेले इसको 16 दिन में कर रहा है, 12 तो 48 काम हो जाएगा। तो H + R मिलकर उसको 4 दिन में करेंगे, R इसको कर लेगा 3 दिन में। तो पूछ रहा है कि हिमांशु कितने दिन में कर लेगा, तो हिमांशु उसको कर लेगा 1 दिन में एक काम करेगा वो, तो 48 दिन लगेगा उसको पूरा काम करना। तो बी आंसर इसका सही है।
61वां सक्रिय श्रवण क्या है? तो ध्यान दिए बिना आवाज़ सुनना, प्रतिक्रिया देने के प्रयोजन से सुनना, जो कहा जा रहा है उस पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना, समझना, प्रतिक्रिया देना और याद रखना, वक्ता के संदेश को नज़रअंदाज करना। तो कौन सा सही है इसमें बताइए? सी आंसर सही लग रहा है। ठीक है, 62वां है। 62वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुखर संचार की विशेषता है? तो असरेटिव कम्युनिकेशन का कौन सा है? मुखर संचार की विशेषता क्या है? आक्रामकता, निष्क्रिय व्यवहार, दूसरों का सम्मान करते हुए अपने विचारों और भावनाओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति, भीरुता। तो क्या है? तो सी आंसर सही है। जो मुखर संचार होता है दूसरे का सम्मान करते हुए अपने विचारों की भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना होता है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10.5 है। तो लाभ क्या है? तो क्रय विक्रय का, तो क्रय है सीपी, इसका दिया है, सीपी दिया है इसका 10x और एसपी दिया हुआ है 10.5x। तो पूछ रहा है कि इसका परसेंटेज लाभ कितना है। ठीक है, तो परसेंटेज लाभ मतलब क्या निकालते हैं? तो परसेंटेज लाभ में निकालेंगे एसपी माइनस सीपी अपन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो क्या हो गया? 10 हो गया, 10.5 हो गया, माइनस 10 हो गया, अपन 10 हो गया। ठीक है, तो 0.5 बचेगा कितना? 0.5 अपन 10 × 100। ठीक है, तो 5% आ गया इसका। ए आंसर सही होगा, 5% इसको लाभ हो गया। ठीक है, 5% इसका लाभ हो गया इसको। अगला है, तो यदि 20 औरत 10 दिन में 10 चटाई बुनती हैं तो 50 दिन में 100 चटाई बुनने के लिए कितनी और जरूरत पड़ेगी? तो हो गया औरत प्लस कितना चटाई बुनती हैं? तो 10 चटाई बुनती हैं। कितने दिन में? 10 दिन में। तब हमको बताना है कि M2 कितने M2 चाहिए। 20 और M1 20 है, इसमें या 20 होगा। M2 नहीं दिया है और दिन की 100 चटाई दिया है, बटे में 50 दिन बुनती है, तो जो दिन होगा नीचे होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये कट गया, 5 दूनी के यहाँ हो गया, 2 हो जाएगा यहाँ, 2 से यहाँ 10 हो गया, तो M2 = 10 आ गया। ठीक है, तो 10 दिन रिक्वायर होगा, 10 औरतों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 50 दिन में 10 औरतों की ज़रूरत पड़ेगी। आंसर इसका 10 हो गया, सी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, संघर्ष समाधान कौशल में शामिल है। संघर्ष का प्रभावी ढंग से प्रबंधन और समाधान करना, संघर्षों को नज़रअंदाज करना, हर कीमत पर संघर्ष से बचना, संघर्ष के लिए दूसरे को दोष देना भी गलत है। तो पहला इसका सही है, संघर्ष का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना और समाधान करना। 66वां, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा। तस्वीर है और यह मोहन है। मोहन ने इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे भाई की बहन की माँ है। तो इसके भाई की, इसका भाई है, इसकी बहन है, उसकी माँ है। ठीक है, उसकी बहन, उसकी या मेरे भाई की बहन की माँ की इकलौती बेटी है। तो इकलौती बेटी है, तो बेटी इसकी ही बहन ही हुई। तस्वीर में दिखा रही महिला मोहन से किस बात से संबंधित? तो बहन से संबंधित है। ए आंसर सही है, 66वें का बहन से संबंधित है। 67 है, अंतर व्यक्तिगत संबंधों में दूसरों के साथ विश्वास कैसे स्थापित कर सकते हैं? तो मौनावलंबी रहना तथा उनसे जानकारी छिपा कर रखना, ये गलत है। अपनी प्रतिबद्धताओं का पालन करना और विश्वसनीयता बनाना, दूसरों के साथ के बारे में गपशप करना और नकारात्मक जानकारी साझा करना, गलत है। आप जो चाहें उसे पाने के लिए दूसरों के साथ चालाकी से काम करना, ये भी गलत है। तो इसका बी सही आंसर है, 67वें का बी है। 68वां है, 68वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दो संख्याएं का अनुपात है 8.10। दो संख्याओं का अनुपात 8/10 है। यदि संख्याओं का योग 360 है तो छोटी संख्या क्या होगी? तो संख्याओं का अनुपात 8x +
10x इक्वल टू 360 है, तो x इक्वल टू कितना होगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी, तो 160 हो जाएगी। अब ये 8 और 10 18x हो जाएगा। 18x को जब 18 इधर भेजेंगे तो 36 है, तो 20 बार जाएगा भाग, तो 20 हो गया, x इक्वल टू 20 हो गया। अब सबसे छोटी 8x लग रही है संख्या हमको, तो 8x में रख देंगे, तो 8 गुणते 20 बराबर 160 हो जाएगा। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, 160। ठीक है, अगला है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 54 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 4 क्रमागत विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होती है, तो मान लो x+1 विषम संख्या है। ठीक है, तो मान लीजिए x विषम संख्या है। ठीक, तो x+2 विषम संख्या होगी, x+4 विषम संख्या होगी, और x+4 जो है विषम संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि जब इवन में ऑड को ऐड करते हैं, जब ऑड में इवन को ऐड करते हैं तो हमेशा ऑड आता है। ठीक है, जैसे 1 में आप 2 जोड़ेंगे तो हमेशा 3 आएगा। 3 में अब हम 2 ऐड करेंगे 5 आएगा। ठीक है, तो ऑड में हम जब इवन करते हैं तो ऑड आता है। अब 3 में हम 4 ऐड करेंगे तो हमेशा 7 आएगा। देखिए यही हो रहा है। तो अब इनका योग जो बता रहा है 54 है, का औसत 54 है, तो x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 का जो 4 संख्याएं हैं, तो 4 है, तो इसका एवरेज दिया हुआ है 54 है। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 4x प्लस 4 2 6 4 10 10 बटे में 4 इक्वल टू 54। ठीक है, तो 4x प्लस 10 बराबर 6 5 20 206 हो जाएगा। 4 4 16 216 हो जाएगा। इसमें 10 निकाल देंगे तो 4x इधर भेज देंगे 10 को, तो 216 माइनस 10 हो गया, तो बचा 206 4x। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 206 में 4 कितने देर भाग जाएगा, तो x इक्वल टू 51 हो जाएगा। ठीक है, 51 x इक्वल टू 51 आ जाएगा। तो सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई, तो 51 हो गई, ये सही है। सबसे छोटी संख्या 51 हो गई। तो इसमें गड़बड़ी हो गई है, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी आप देख सकते हैं। तो 6 4 10 2 12 हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए गड़बड़ लग रहा है यहाँ। तो 12 यहाँ से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा ये। ठीक है, तो इसीलिए 51 आया है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसका ए आंसर सही है, 51 आएगा। 70 का है कि स्वायत्त एक समूह परियोजना में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहा है जो लगातार उसके कार्य में हस्तक्षेप करता है, वह इसे प्रभावी ढंग से कैसे संबोधित कर सकता है। तो उसके कार्य में हस्तक्षेप कर रहा है वो, तो उन्हें नज़रअंदाज करके और यह आशा करे कि वह व्यक्ति स्वयं रुक जाएगा, तो ये गलत है। व्यवधानकारी व्यवहारों के लिए उस व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से खरी खोटी सुनाना, ये भी गड़बड़ है। व्यक्तिगत तौर पे अपनी परेशानियां व्यक्त करके तथा अपने वैकल्पिक संचार तरीके का सुझाव देकर, तो ये हो सकता है। उसके कार्य बाधित करके ताकि वह भी हस्तक्षेप का अनुभव कर सके, तो ये गलत है। तो इसका सी आंसर सही है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको लग जाएगा कि यही सही होगा। 71 है, एक छोटे समूह या टीम सेटिंग में किस प्रकार का संचार होता है। तो एक छोटा समूह जो होता है टीम सेटिंग, उसमें पारस्परिक संचार होता है, अंतर व्यक्तिगत संचार होता है, सार्वजनिक संचार होता है, सामूहिक संचार होता है। तो कौन सा संचार होता है, तो सामूहिक संचार होता है। छोटी टीम में तो सामूहिक संचार कर सकते हैं आप। 72वां, रमेश 36 वर्ष का है और सुरेश 16 वर्ष का है, तो कितने वर्षों में रमेश की आयु सुरेश की दोगुनी हो जाएगी। तो आप ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, 16 का ऐसा क्या कर कितना जोड़ें कि अगली बार जो है दोगुना हो जाए। तो आप 4 4 जोड़ दीजिए दोनों में, तो 36 में 4 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 40 हो गया। और 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद में 20 वर्ष हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। तो जो रमेश की आयु है सूरज की दोगुनी हो गई। तो 4 वर्ष आंसर, बी आंसर सही है, 4 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। आसानी से हो गया, लगाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। 73वां है, नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो उसको दोबारा सुन समझ में आ जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी मौखिक संचार को प्रदर्शित करता है? तो प्रभावी मौखिक संचार को कौन सा मौखिक संचार, मुंह से बोलने वाला संचार को प्रदर्शित करता है? तो वर्बल कम्युनिकेशन। मुझे उसकी परवाह नहीं कि आप क्या सोचते हैं, तो मौखिक संचार है, प्रभावी मौखिक संचार। तो मुझे परवाह नहीं कि आप क्या सोचते हैं, क्या आप अपने विचार के बारे में अधिक विवरण प्रदान कर सकते हैं? आप गलत हैं और मैं सही हूँ। अगला है, मुझे आपकी राय सुनने में कोई रुचि नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभावी मौखिक संचार को प्रदर्शित करता है? तो दूसरा है बी वाला इसका, कि क्या आप अपने विचार के बारे में अधिक विवरण प्रदान कर सकते हैं? तो आप मौखिक बोलेंगे हाँ हम कर सकते हैं, मेरा ये विचार है, तो मौखिक कर सकते हैं। तो बी आंसर इसका ठीक है। 74वां है, रजत को प्रतिदिन काम करने के लिए 350 रुपये मिलता है। यदि 31 दिनों वाले एक माह के दौरान उसको 9800 रुपया मिला है तो वह कितने दिन अनुपस्थित रहा? ठीक है, तो एक दिन का 350 रुपये मिलता है, तो 31 दिन में कितना मिलेगा उसको? 350 का 31 में गुणा कर दीजिए, कितना मिलेगा? 05801। 10,850 मिलना चाहिए, उसको मिला है 9800 रुपया, 9800 भी मिला है, तो कितना कम मिला है उसको? 0 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, 1050 रुपये कम मिला उसको। ठीक है, 1050 रुपये कम मिला है, तो 1050 में अब 350 का भाग दें तो कितनी बच जाएगा? 3 3 लिखे 9, 3 0 0, 3 5 15, 5 7 1, 3 3 लिखे 9 10। तो 3 दिन वो नहीं आया काम करने। सी इसका आंसर सही है, 3 दिन काम करने नहीं आया वो। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हैं इसको, 3 दिन काम करने नहीं आया। 74वें का सी है। दूसरा तरीका है कि आप सीधे 98 में 9800 में आप 31 से भाग दे दीजिए, 98 में 350 से भाग दे दीजिए। जब 98 में 350 से भाग देंगे तो 28 बढ़ जाएगा, तो 28 बढ़ जाएगा, तो 28 दिन काम किया तभी तो उतना मिला उसको। तो सीधे आपको 3 दिन बच जाएगा, 3 दिन वो काम नहीं किया तो वहाँ से वो निकल जाएगा। इस तरह से भी लॉन्ग थोड़ा प्रोसेस है और इस तरह से आसान है। ठीक है, तो निकाल सकते हैं इसका। अगला है कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 और 6 4 अंकों की संख्या कितनी बनाई जा सकती है? अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो 1 2 3 4 5 6, तो अंकों की पुनरावृत्ति नहीं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? 4 अंकों की बनाना है। ठीक है, तो 4 अंकों की बनाना है, तो किस तरह से बनता है ये बताइए। तो जो ये NPR से बनता है, NPR का फॉर्मूला होता है इसमें। तो हो गया n का फैक्टोरियल होता है अपन L-R होता है। ठीक है, तो n कितना दिया हुआ है? 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो 6 का फैक्टोरियल अपन 4 अंक का बनाना है हमको, तो N-R, तो 6 - 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो 6 × 5 × 4 × 3 यही होगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 6 5 30, 3 चौक 120, 6 5 30 हो गया, 3 चौक 120 हो गया, 120 × 3 12 360, 360 संख्या बनेगी। सी आंसर सही है इसका। तो NPR का फार्मूला लगता है इसमें, NCR नहीं लगता, NPR लगता है, n का फैक्टोरियल अपन N-R का फैक्टोरियल। तो सी इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 76 नंबर का, मौखिक संचार में पंक्तियों के बीच में पढ़ना, रीड बिटवीन द लाइन का अर्थ क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? तो कही गई हर बात को अक्षरशः मान लेना ये गलत है। अंतर्निहित अर्थ या निहितार्थ को समझना। ठीक है, वक्ता के संदेश को नजरअंदाज करना नहीं भाई, वक्ता को बाधित करना। तो मौखिक संचार में जो पंक्तियों के बीच में पढ़ना, क्या अर्थ होता है? तो ये अंतर्निहित अर्थ या
निहितार्थ को समझने की बात होती है उसमें, तो बी आंसर सही होता है इसका। 78वां क्वेश्चन है कि 3 ट्रैफिक लाइटें प्रति सेकंड 6, 7, 8 बार चमकती हैं। यदि तीनों एक साथ चमकने लगें तो तीनों के फिर से एक साथ चमकने का न्यूनतम अंतराल क्या होगा? तो 6, 7 जो 8 है इसका हम वो लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो 3 ट्रैफिक लाइटें प्रति सेकंड में क्रम से 6, 7, 8 बार चमकती हैं। तो 1 सेकंड में 6 बार, 7 बार और 8 बार 1 सेकंड में चमकती हैं ये। ठीक है, तो रिक्वायर जो टाइम इंटरवल है इनका, तो पहले तो इसको 7 नहीं है 12 कर लीजिए, इसको 12 है ये, 7 नहीं 12 है। ठीक है, 12 बना लीजिए इसको, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हम ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले का एचसीएफ लेंगे। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा? ऊपर वाले का 1 हो जाएगा। एचसीएफ नीचे वाला कितना होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका 2 होगा। 6, 8, 12 में 2 होगा तो 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 सेकंड में, तो डी आंसर सही 1/2 सेकंड में। तो कुछ करना नहीं है इसमें, ये 12 दिया हुआ है, याद रखिएगा 12 है, ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है, 12 है। तो 1 सेकंड में 6 बार चमक रहा है, फिर 1 सेकंड में 12 बार चमक रहा है और 1 सेकंड में 8 बार चमक रहा है। तो पूछ रहा है कि अब न्यूनतम समय अंतराल क्या होगा? जब न्यूनतम निकालना होगा तो हम ऊपर क्या करेंगे? एचसीएफ लेंगे। तो एचसीएफ कैसे लेते हैं? तो ऊपर वाले का एलसीएम, ठीक है, बटे में नीचे वाले का एचसीएफ। जब हम इसका वो लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं भिन्न का, तो ऐसे लेते हैं। तो एलसीएम कितना होगा? 1 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 8, 12, 6 का, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। डी आंसर सही है इसका। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 79 नंबर, नैन्सी को आपदा प्रबंधन को अस्पष्ट निर्देश प्राप्त हो रहा है। आप नैन्सी को आपके प्रबंधन से अस्पष्ट निर्देश प्राप्त हो रहा है। कार्रवाई का सर्वोत्तम तरीका क्या होगा? तो निर्देश पर ध्यान न देना और आशा करना कि आप स्वयं इसका समाधान कर लेंगे, ये गलत है। यह मान लेना कि आप निर्देश को समझ रहे हैं और स्पष्टीकरण के बिना आगे बढ़ते हैं और जिसे संभावित रूप से त्रुटियां हो सकती हैं, ये गलत है। यह सुनिश्चित करना कि आप अपेक्षाओं को पूरी तरीके से समझते हैं और इसलिए शांतिपूर्वक तरीके से स्पष्ट प्रश्न पूछना। और डी दिया है कि अस्पष्ट निर्देशों के बारे में सहकर्मियों से शिकायत करना स्पष्टीकरण मांगने से बचना, तो गलत है। सी सही है कि यह सुनिश्चित करना कि आप अपेक्षाओं को पूरी तरह से समझ सकते हैं और इसलिए शांतिपूर्वक तरीके से स्पष्ट प्रश्न पूछना कि क्या है, क्या स्पष्ट बताइए कि निर्देश क्या है। ठीक है, तो सी आंसर सही है। 80 नंबर का है कि ऐसी कितनी 7 अंक की संख्या हैं जिनके अंक 4 3 बार और अंक 7 4 बार है। तो ऐसे कितनी 7 अंक की संख्याएं हैं? ऐसे कितनी 7 अंक की संख्याएं हैं? 7 अंक की संख्याएं हैं जिनमें अंक 4 3 बार है और अंक 7 4 बार है। ठीक है, तो हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर आर देयर हैविंग द डिजिट 4 3 टाइम एंड 7 4 टाइम। ठीक है, तो इस कहने का मतलब ये है कि इसमें जब 4 3 टाइम हो जाएगा और 7 जो है 4 टाइम हो जाएगा, तो 7 अंक का तो ऐसे हो जाएगा। तो कितनी संख्याएं हैं ऐसी? तो ये क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो इसको भी छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं क्या कहना चाहता है कि ऐसी कितनी संख्या जिसमें 7 अंक की संख्या है, जिसमें 4 3 बार है और अंक 7 4 बार है। चलिए अगले पे देखते हैं, छोड़ते हैं इसको। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर उत्तर की ओर चला और फिर 15 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, फिर 15 पश्चिम 18 हो गया, ये 15 पश्चिम की तरफ। उसके बाद 15 किलोमीटर पूर्व की तरफ चला, फिर 15 किलोमीटर पूर्व चला, फिर यहीं आ गया और 20 किलोमीटर दक्षिण चला, तो 20 किलोमीटर दक्षिण चल दिया है। ठीक है, वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी है? तो 2 किलोमीटर दूरी पे है। तो 18 यहाँ से, 2 यहाँ से, तो 20 हो गया। 20 इधर चला नीचे, टोटल 20 था, 2 किलोमीटर है। 20 का आंसर सही है।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक थैले को 35 रुपये बढ़ा देता है और बाद में उसका 40% कम कर देता है, तो इस प्रकार दुकानदार को शुद्ध हानि कितनी हुई है। तो देखिए, तो 100 रुपये मान लेते हैं उसका प्राइस था, तो 35 रुपये बढ़ाया तो 135 हो गया। ठीक है, 135 पे 40% कम किया वो, तो 135 का 60% कितना होगा, इसको 40% कम किया है ना, तो 60%, तो 81 आ जाएगा। तो कितना हानि हो गई, 100 में 81 कितना कम है, तो 19 कम है, तो 19% की हानि हो गई उसको। सी आंसर सही है, 19% की हानि हो गई। ठीक है, अगला है 83 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संचार का प्रकार नहीं है, अशाब्दिक का प्रचार नहीं है, नॉन वर्बल का नहीं है। तो कालक्रम, क्रोनेमिक्स, प्रॉक्सेमिक्स, क्राइनेसिक्स, अर्थ विज्ञान या सीमेटिक्स। तो कौन सा नहीं है बताना है आपको। जो मिक्स होता है ये नॉन वर्बल का अशाब्दिक संचार का प्रकार नहीं होता, ये शाब्दिक का होता है। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। डी आंसर इसका सही है। अगला है, एक निर्माता किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्रदान करता है और खुदरा विक्रेता कम कीमत 30% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है, तो दोनों छूट की एकल छूट के समतुल्य है। किसके समतुल्य दोनों छूट बताना है। तो एक यक्ष 15% देता है और वाई जो देता है 30% देता है, तो दोनों कितना छूट देंगे, तो -15 -30 प्लस -15 इंटू -30 बटे में 100। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो -35 प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ से ये कट जाएगा, 15 3 45, 3 है ना, 2 है, ये 30 नहीं है, 2 है, ये भी 2 है, तो 35 हो गया, ये -35, 15 30 हो गया, 3 आ गया यहाँ से, तो 32%। तो 32 आंसर सही है इसका, ए इसका सही आंसर है 32। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव छूट को से हम निकाल लेंगे। 25वां है, बीट को हम 25 22 26 7 के रूप में लिख सकते हैं। रस्ट को हम 9 6 8 लिख सकते हैं। तो ब्रस्ट को क्या लिख सकते हैं हम, तो कुछ नहीं करना है, सबको असाइन कर देना है। इसको ये नंबर, इसको ये नंबर, इस वाले को ये नंबर और इस वाले को ये नंबर, और इसको ये नंबर, इसको ये नंबर, इसको ये नंबर और इसको ये नंबर, सब असाइन कर देना। आप फिर ब्रस्ट के BRUST के यहाँ लिख देना। तो बी कितना है, बी 25 है। ठीक है, तो 25 वाला सी आंसर सही हो जाएगा इसका। 25 बस एक ही में है। आर कितना है, आर देख लेते हैं। आर जो है 8 6 दिया है, सॉरी आर जो है रस्ट 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप 25 9 इसी में है, तो सी आंसर सही हो गया इसका। कुछ नहीं, जो नंबर असाइन कर देना है उसी नंबर को इसके नीचे लिख देना है, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यमिका ज्ञात करनी है। तो माध्यमिका ज्ञात करने के लिए हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद में इसका बीच का हम ले लेंगे, तो 0 हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में इसमें संख्या गिन लेते हैं। तो 0 के बाद 3 आएगा। ठीक है, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 17 है, 19 है, 22 है, 25 है और 30 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 है। तो 8 इधर से ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर से हो गया और 8 इधर से हो गया, ये वाला बीच में 12 आ गया। तो इसकी माध्यमिका 12 होगी। डी आंसर इसका सही है, माध्यमिका इसकी 12 होगी। दी गई आकृति के बारे में पूछ रहा है। दी गई आकृति में घन को मोड़ने के बाद में विकल्प क्या होगा, तो 2 पे हम लोग गिनते हैं। ठीक है, तो इस तरह का इसमें हो जाता है, इसका इसमें हो जाता है और ये जो होता है इसका इसमें हो जाता है। ठीक है, तो सी का हो जाएगा ई, ठीक है, बी का हो जाएगा ए और डी का हो जाएगा एफ। ठीक है, तो किस में दिया हुआ, सी का एफ दिया हुआ है तो गड़बड़ हो गया, डी का ई दिया हुआ है तो ये भी गड़बड़ हो गया, ए का बी दिया हुआ है तो सी वाला ठीक है, ए का बी तो सी वाला ठीक है, ए का एफ नहीं है, ए का बी है ये वाला। ठीक है, तो सी आंसर सही हो जाएगा इसका। 2 का गैप में गिनते हैं। इस तरह का 4 दिया हुआ है तो 2 पे लेते हैं इस तरीके से। इसका इसमें ले लेंगे, इसका इसमें ले लेंगे, जो बचेगा एक दूसरे के विपरीत रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है आकृति में, आकृति चुनिए जो खुलने के बाद दी गई आकृति से मेल खा रहा है। तो इसको मोड़ देंगे जब हम, तो कौन सा बनेगा, तो खुलेगा तो क्या कटेगा, ये 2 यहाँ काट दिए हैं
तो इसमें से कौन सी आकृति बनेगी। तो इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, आप अगर अपने दिमाग से दौड़ाएंगे इसमें तो ए वाला इसको समझ में आएगा कि अगर यहाँ पे इसको मोड़े हैं तो यहाँ अगर काटेंगे तो 2 बार छेद करेगा इसमें, तो ऊपर वाला 2 बार छेद होगा, नीचे भी 2 बार छेद होगा, तो यही ए आंसर इसका सही होगा। ठीक है, अगला है 0.4 की पावर 5y बराबर 4/10 की पावर में 15y, तो ज्ञात करना है, तो इसका मान ज्ञात करिए। तो 0.4 की पावर में 5y है इक्वल टू 4.10 है, इसका मतलब भी 0.4 ये भी है, इसका मतलब 10 का 4 में अगर भाग देते हैं तो ये भी 0.4 ही आएगा, 0.4 ये भी हो जाएगा, इस पे हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा y। ठीक है, तो ये इससे ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम बताइए। तो y का हमको मान ज्ञात करना है, y नहीं है, y का मान ज्ञात करना है। तो जब ये इसका ये जब बराबर होता है ना, जिसके घात लगी होती है वो बराबर होता है, तो ऊपर वाला भी बराबर हो जाता है। ठीक है, तो 5y इक्वल टू 15 हो जाएगा ये, तो y इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो बी आंसर सही है इसका। ठीक, बी आंसर सही है, y इक्वल टू 3 होगा। जब आधार बराबर होता है तो उसकी घात भी बराबर होती है। 90 है, बी 27.5 मीटर लंबे तार से 55 सेंटीमीटर लंबे कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो 27.5 मीटर में 55 सेंटीमीटर कितने काटे जाते हैं, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे जब हम, तो 27.5 इतना आ जाएगा, 2750 मीटर आ जाएगा, सेंटीमीटर आ जाएगा ये। ठीक है, तो इसको जब 55 से हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 55 से जब हम इसमें भाग देते हैं तो 5 5 0 तो 50 आ जाएगा। ठीक है, जब 27.5 में अगर हम 2750 में 55 से भाग दें तो 50 आ जाएगा, तो सी इसका सही है, 50 टुकड़े काटे जा सकते हैं इसके। ठीक है, 50 टुकड़े काटे जा सकते हैं। अगला एक चुनाव में 91 है कि एक चुनाव में उम्मीदवारों में से एक को कुल मतदान का 52% मिला, एक को 52% मिला टोटल मतदान का, और वह 3372 वोटों से 3372 वोटों से विजयी हुआ, तो कुल कितने मत पड़े थे। तो जो जिसको दूसरा जो अपोजिट में था बी को, उसको कितना मिला था, 48% मिला था। ठीक है, तो कितने वोट पड़े, तो कितने मत पड़े थे बताना है। ठीक है, तो 48 और 52 के बीच का अंतर कितना है, 4 है, 4%, 4% का मान दिया हुआ है आपको, 3372, तो यक्स का 4% बराबर 3372 हुआ, तो कितना परसेंटेज हो जाएगा, तो 4 से भाग देते हैं इसमें, तो 4 8 32 हो गया, फिर से यहाँ बचा 17, 4 चौके 16, फिर एक 12 बचा, 4 3 12 00, तो 84,300 आंसर होगा इसका, सी आंसर सही है इसका। क्योंकि ये जो 52% ये पाया है, तो जो हारा होगा वो कितना पाया होगा, वो पाया होगा 48%। तो कितने मत से जीता है वो, तो बीच का गैप कितना है, 52 और 48 के बीच 4%, तो 4% का यही तो मान है, 3372, तो 3672, 4% का 3372 है, तो 100% कितना होगा, तो 84,300 होगा। ठीक है, तो सी आंसर सही है इसका। तो कह रहा है कि 41 छात्रों में कक्षा में राम और आदित्य क्रमशः 31वें हैं, ये 30वां नहीं है, ये 31st दिया हुआ है, 31वां है, 31वां है। ठीक है, 31वां है और 15वां है, तो यहाँ से 31वां हो गया ये राम। ठीक है, 15वां ये हो गया। ठीक है, तो नीचे से कितने, नीचे से रैंक बतानी है इनकी, ऊपर से रैंक इनकी दी हुई है, नीचे से बतानी है। तो नीचे से 10 लोग नीचे होंगे तभी तो 31 हो गया, फिर यहाँ से जब 29 जोड़ेंगे 41 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 30 लोग इनके बीच में, यहाँ से बीच में 30 लोग बैठे होंगे और 10 लोग नीचे से हैं, एक राम है, तो 41 हो गया कि नहीं हो गया, 10 यहाँ से 30 यहाँ से एक राम, तो 11वां स्थान पे राम है, नीचे से 11वें पे राम है, और 15वें पे ये है, क्या कहते हैं कि आदित्य है। तो 41 - 15 हम कर देंगे तो कितना आएगा, 41 - 15 घटाइए 26 आएगा। ठीक है,
तो नीचे से कितना हो जाएगा, जो ये आदित्य है तो 27वां हो जाएगा, नीचे से +1 1 हो जाएगा, क्योंकि 27वां होगा ना, नीचे से 31वां था तो नीचे से 10वां हो गया ये, तो 15वां था तो 27वां हो जाएगा ये, क्योंकि नीचे से यहाँ इसके नीचे से कितने लोग होंगे, 26 लोग यहाँ होंगे, एक राम जो है तो आदित्य जो है 27वां हो जाएगा। तो बी आंसर सही है इसका, 11वीं और 27वीं। ठीक है, अगला है, एक आयत की लंबाई 25% की वृद्धि की गई, चौड़ाई में 10% कमी की जाती है, तो इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल मूल आयत के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। तो आप देखिए, हम बताए थे कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो जो हम बताए थे कि जब इस तरह का जब गुणे में होगा ना, तो अब x + y वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो 25% वृद्धि की गई, -10% छूट हो गई, तो माइनस हो जाएगा ये 25 × 10/100। ठीक है, तो 10 हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा यहाँ पे। अब 20 में से 10 निकल जाएगा, इसमें से 25 में से 10 निकल 15 हो जाएगा, 15 - 2.5 12.5 हो जाएगा। डी आंसर इसका सही हो जाएगा कि 12.5 का क्षेत्रफल बढ़ेगा इसमें। ठीक है, तो इसका डी आंसर करेक्ट है। अगला है, किस संख्या का 1.1% 99 होगा, तो कौन सी संख्या है। तो यक्स का 1.1% = 99, तो यक्स का हो जाएगा 99/11 × 10 हो जाएगा, गुणते 100, 10 हो जाएगा यहाँ से, 11 9 99, तो कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो बी आंसर सही है इसका, 9000। 94 का बी होगा, 9000 होगा। अगला क्वेश्चन है, 7 टायरों का औसत भार 10 किलोग्राम बढ़ जाता है। 7 टायरों का औसत भार 10 किलोग्राम बढ़ जाता है यदि 50 किलो भार वाले 7 टायरों में से एक को दूसरे टायर से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो वर्कशॉप में प्रतिस्थापित कितने नए टायर का भार ज्ञात कीजिए। तो वर्कशॉप में प्रतिस्थापित किए गए नए टायर का भार कितना है। तो 7 टायरों का औसत भार 10 है, 10 किलो बढ़ जाता है यदि 50 किलो भार वाले 7 टायरों में से एक को दूसरे टायर से प्रतिस्थापित कर जाता है। 10 किलो वजन बढ़ जा रहा है भाई इसका। तो 7 टाइप के टायर हैं वर्कशॉप में, 10 किलो वजन बढ़ गया जब यदि 50 किलो भार वाले से 7 टायरों में से एक को बदल दिया जाता है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, 10 किलोग्राम बढ़ जाता है तो कितना, इसका वेट निकाल लेते हैं, टोटल वेट कितना होगा। इंक्रीजिंग वेट कितना हो गया था, 7 × 10 = 70 kg हो गया इंक्रीजिंग वेट। ठीक है, तो 70 kg जब रिप्लेस किया तब का है कि 70 kg एवरेज बढ़ गया है। इंक्रीज एवरेज में बढ़ा था 10 किलो, तो पूरे टायरों में कितना बढ़ जाएगा, तो 70 kg बढ़ गया है। तो कितने किलो का टायर था भैया वो, तो 70 में हम 50 जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कितने किलो का था। तो 120 किलोग्राम का वो टायर था। तो बी आंसर इसका सही है, 120 किलोग्राम का टायर था वो। 96 है, 4 फुटबॉलों के लागत मूल्य का औसत 64 है। फुटबॉलों का उच्चतम मूल्य 116 रुपया है, तो फुटबॉल का न्यूनतम मूल्य 70 रुपया है। तो शेष 2 के लागत मूल्यों के बीच का अंतर 30 है, तो शेष 2 फुटबॉलों का अधिकतम लागत मूल्य ज्ञात कीजिए कितना है। तो टोटल कितना है, 64 है और 4 फुटबॉल हैं, तो एवरेज इसका 64 × 4 हो जाएगा, कितना निकलेगा, 256 आ जाएगा। ठीक है, और अगला क्या निकलेंगे, तो जो 2 कास्ट जो 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 2 रिमेन टायर बच रहे हैं उनका जो कास्ट प्राइस है वो क्या है, मान लेते हैं एक का x है, एक का x - 30 है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। तो दोनों को जोड़ती है तो x + x - 30 = कितना हो जाएगा, जो टोटल है 256 माइनस अधिकतम कितना था 116 रुपये था, प्लस मिनिमम कितना था 70 रुपये था। तो आज समझ रहे हैं ना इस बात को कि ऐसे इक्वलिटी हो जाएगा, दोनों के इसके दोनों के बराबर हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा। तो x यहाँ से निकालते हैं तो 2x और 170 116, तो 2x यहाँ से निकालेंगे तो x = आ जाएगा यहाँ पे
50 रुपये, मतलब 50 रुपये करें, 50 आ जाएगा, 50 kg। तो आंसर उसका हो जाएगा 50 हो जाएगा। ए आंसर सही है। तो जो शेष 2 फुटबॉलों का अधिकतम लागत मूल्य जो होगा 50 होगा। ठीक है, तो ए आंसर इसका सही होगा। अगला है 97 नंबर का कि 200 विद्यार्थियों के बीच समान रूप से फल वितरित किए गए हैं। तो 200 विद्यार्थियों के बीच में समान रूप से फल वितरित किए गए हैं। प्रत्येक विद्यार्थी 5 फल देने के बाद 50 फल शेष बचे हैं। तो फलों की कुल कितनी संख्या थी? तो 200 विद्यार्थियों के बीच में समान रूप से फल वितरित किए गए, प्रत्येक विद्यार्थी को 5 फल दिए गए। तो 200 × 5 कितना हो जाएगा? 1000 फल। तो 50 फल शेष बच गए हैं, तो कितना फल रहे होंगे? तो बी आंसर सही होगा 97 का, कि 1050 फल रहे होंगे। तभी तो 50 इसमें जोड़ दे, 1050 रहेगा तो 1000 तो बांट दिए हम, तो 50 ही तो बचेगा। तो बी आंसर सही है इसका। यदि यम व्यक्ति एक कार्य को 400 दिन में पूरा करता है, यम इसको 400 दिन में पूरा करता है और 50 अतिरिक्त आदमी जोड़ने के बाद वह कार्य 100 दिन में पूरा हो जाता है। तो यम इसको पूरा करता है 400 दिन में, बराबर यम प्लस 50 जब हो जाता है तो पूरा होता है कितने दिन में? 300 दिन में। तो ज्ञात करिए कि तो वह कार्य 100 दिन पहले पूरा हो जाता है। ठीक है, 100 दिन पहले वो पूरा हो गया। तो यम व्यक्ति एक कार्य को 400 दिन में पूरा करते हैं, तो 50 व्यक्ति जब अतिरिक्त इसमें आ गए तो कार्य 100 दिन पहले पूरा हो जाता है। 100 दिन पहले पूरा का मतलब कि 100 दिन पहले, मतलब 300 दिन में ही पूरा हो गया। तो यम का मान ज्ञात करना कि यम कितना है, कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, तो 2 से ये कट, 2 जीरो कट गया। ठीक है, तो 4m = 3m + 150 इधर जाएगा। तो यम = 150, 3 × 5 = 15। 150 का ऑप्शन नहीं दिया है, 150 इसको मान लेते हैं। 150 किसी को मान लीजिए, 150 आंसर होगा इसका। बी आंसर सही है, 150 होगा। ठीक है, 150 लोग। अगला है 99 है कि यदि प्रतिदिन 6 घंटे में 60 kg CNG खपत की दर से 8 दिन तक CNG वैन 45 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है, तो 60 किलोमीटर की यात्रा में 16 दिनों में प्रतिदिन 3 घंटे की यात्रा हेतु कितने CNG की ज़रूरत पड़ेगी? तो बताना है इसको कितने दिन की पड़ेगी। तो इसका फार्मूला है, तो इसको भी फार्मूले से लगा लेते हैं। तो N1 D1 R1 / W1 बराबर N2 D2 R2 / W2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है? 60 किलो गुणते 6 घंटा गुणते 45 की दर से 8 दिन में, तो 8/45 की दर से इक्वल टू x दिन। मान लीजिए कि पूछ रहा है कि कितने किलोग्राम की आवश्यकता होगी। मान लीजिए x किलोग्राम की आवश्यकता होगी। ठीक है, इंटू 3 घंटे यात्रा करनी है, इंटू कितना खपत होगा? 16 दिनों में 60 किलोमीटर जाना है हमको, तो 16/60 हो गया। ठीक है, तो इसको 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60, 4 × 4 = 16, 4 हो गया, 4 × 3 = 12, तो हो गया 12x उधर बचा, और 3 दूनी के 6 यहाँ पे हो गया, 6 दूनी के 12 120, 12/8 96, 12/8 तो कितना हो गया यहाँ पे? 3 दूनी के 6, तो 6 दूनी के 12 120/8, 12/8 960, 12/8 96, तो 60 आ गया इसका। ठीक है, फिर इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया। कहाँ से गड़बड़ हुआ भाई? तो ये 16 था, नीचे 60 था। ठीक है, तो 15 × 4 = 60 हो गया, 15 × 3 = 45 हो गया, 3 दूनी के 6 हो गया, 8 × 6 = 48। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो यहाँ पे आ जाएगा x = तो कैसे आ रहा है भाई? हमारा क्यों नहीं आ रहा है? तो 60
इंटू 6 इंटू 8/45 इक्वल टू यक्स इंटू 3 इंटू 16/60। ठीक है, 16×3 = 48 हो गया, 12×5 = 60, 16×3 = 48, 12×4 = 48। ठीक है, 4/5 हो गया, 15×3 = 45, 5×9 = 45 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, 4×2 = 8 हो गया, 2 हो गया यहाँ पे, तो 6×2 = 12, 12×6 = 72 बटे 9, 9×8 = 72, 80 आ रहा है, 60 दिया हुआ है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, तो इसका आंसर 60 आता है। डी आंसर इसका सही है। इस आंसर में दिया हुआ डी आंसर, तो डी सही है इसका। ठीक है, तो इसको लगाइएगा एक बार, अगर नहीं आएगा तो 80 भी इसका हमारा सॉल्व करें तो 80 आ जा रहा है, तो इसका 60 आंसर दिया हुआ है, तो देख लीजिएगा इसको सॉल्व करके एक बार। 100वां है, पी का अर्थ भागे है, तो पी का अर्थ भागा है, क्यू का अर्थ इंटू है, आर का अर्थ प्लस है, यस का अर्थ निगेटिव है, तो निम्नलिखित में से इसका क्या मान होगा। तो इसका मान निकालने के लिए क्या होगा, 8, आर का मतलब प्लस था तो +4 हो गया, क्यू का मतलब क्या था, क्यू का मतलब इंटू था, इंटू हो गया, इंटू 5, और यस का मतलब क्या था बताइए, दिया हुआ है, इसका मतलब माइनस था, -1 हो गया, 136 हो गया, मान नहीं। फिर से पी का मतलब क्या था, भागे था, 17 हो गया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 + 20, 17, 8 पर जाएगा, -8 आ जाएगा, तो 8 प्लस हो जाएगा 12, 20, तो 20 आंसर आएगा, सी इसका आंसर सही है, तो इसका आ जाएगा। ठीक है, अगला है, इसमें इसी का आंसर थोड़ा सा आ जा, मेरा 80 आ रहा है, इसका 60 आ रहा है, तो कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ी हो जा रही है, तो देख लीजिएगा उसको। तो 100 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।